सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल। तो आज हम बात करने चले हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि द सेल्स डिपार्टमेंट मस्ट कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट टू एंश्योर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए किसके साथ, अदर डिपार्टमेंट के साथ, जिससे कि क्या हो सके, स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन रह सके और कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो इंप्रूव हो सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। क्यों? क्योंकि जो सेल्स टीम होती है, सेल्स टीम का काम क्या होता है कि जो होता है जो डील्स होती है उनको क्लोज करना, क्लोज द डील्स। ठीक है। उस जैसे अपने डील्स को क्लोज करना, और उसके बाद क्या हो जाता है कि जो भी जनरेट रेवेन्यू है उसको जनरेट करना, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना। ठीक है। उसके बाद क्या रह जाता है कि अपने जो प्रोडक्ट कस्टमर्स है उनको आइडेंटिफाई करना, अपने उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना। इस तरीके से किस उनका काम किस तरह शुरू होता है कि सबसे पहले अपने पोटेंशियल कस्टमर है जो उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द कस्टमर्स। उसके बाद क्या आता है अपना टारगेट द कस्टमर हो जाता है कि अपन उस कस्टमर को टारगेट करना चाहिए, उनके साथ बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। और उसके बाद क्या आ जाता है, डील को क्लोज करना चाहिए और यहाँ पर अपना सेल्स करनी चाहिए। ठीक है। इफेक्टिव इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन लीड्स टू बेटर एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड इंक्रीज रेवेन्यू। जो जो इफेक्टिव इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन होता है वो उसके द्वारा क्या होता है कि जो एफिशिएंसी है जो सेल्स की आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो अच्छी होती है, जो उसका प्रोसेस होता है वो स्ट्रीमलाइज हो जाता है और जो रेवेन्यू होता है वो बढ़ जाता है। पर्पस क्या होता है सेल्स डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन का अदर डिपार्टमेंट से, कि अगर अपन सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके चलता है तो मार्केटिंग का काम क्या होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि जो भी अपना प्रोडक्ट है उसको मार्केट करना, मार्केट इन सेंस कि कस्टमर को फाइंड आउट करना। ठीक है। उसके बारे में सेल्स टीम को बताना कि किस एरिया में अपने सेल्स ज़्यादा हो सकते हैं, किस एरिया में कौन सी फील्ड अच्छी से मतलब कौन सी सेल ज़्यादा अच्छी हो सकती है, कि फिर कहाँ पे कौन सी सेल कम है, कहाँ पे क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है वो। उसके लिए पर्पस क्या रहता है अब कि अलाइन सेल्स स्ट्रेटेजी विद मार्केटिंग कैंपेन्स की जो सेल्स स्ट्रेटेजीज है उनको मार्केटिंग कैंपेन्स के साथ अलाइन करके चलना चाहिए। जनरेट और नेचर लीड्स इफेक्टिवली, कि जब सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक साथ इंटरचेंजली काम करेंगे, इंटर डिपार्टमेंटली काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, लीड को जनरेट करने में आसानी होगी। जैसे कि मार्केटिंग टीम ने क्या करा, मार्केट किया, कैप्चर किया, उसने देखा कि ए पॉइंट पे अपने यहाँ पे है ना व्यूज ज्यादा है, या फिर यहाँ पे अपनी जो डिमांड है ज्यादा आ रही है, तो वो सेल्स टीम को कोऑर्डिनेट करेगा और सेल्स टीम जा करके उनसे कोऑर्डिनेट करेगी उस ए सेक्टर में। एंश्योर कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेजिंग, कि जो इससे क्या होता है, जो मार्केटिंग वाले होते हैं, जब मार्केटिंग वाले मार्केट कर लेते हैं, मार्केटिंग वाले जो होते हैं वो मार्केट कर लेते हैं अगर अपनी टीम का, अपने प्रोडक्ट का, तो उससे क्या होता है उसकी ब्रांड मैचिंग होती है। जब कंटिन्यूस के बाद सेल्स डिपार्टमेंट वाले भी चल जाते हैं वहाँ पे तो अपने सेल्स क्लोज करने के लिए। इससे बेनिफिट क्या कहता है, इम्प्रूव लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन रेट्स। इससे क्या होता है कि जो लीड जनरेट होते हैं जो और कन्वर्जन रेट्स होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, कि टाइम ज्यादा नहीं लगता डील को क्लोज करने में, उसका फायदा मिलता है। इनहेंस प्रमोशनल एफर्ट्स थ्रू डाटा ड्रिवन इनसाइट, कि जो भी डाटा मार्केटिंग टीम के थ्रू मिलता है उसको सेल्स यूज करके नहीं अच्छे से अच्छे प्रमोशनल इफेक्ट्स ला सकती है, कि अपन को किस तरीके से और प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज को बनाना चाहिए। या फिर सेल्स जो डाटा लेके आ रही है कि मान के चलो उसने बताया कि ए पॉइंट पे इतनी सेल हो रही है, बी पॉइंट पे इतनी सेल हो रही है, तो उसके बेस पे मार्केटिंग में टीम है वो अपने ऑफर्स के साथ डील कर सकती है, किस तरीके से ऑफर करना चाहिए उसको। कस्टमर कंसिस्टेंट कस्टमर कम्युनिकेशन अक्रॉस चैनल, इससे क्या होता है कि जब मार्केटिंग टीम अपना मार्केट करके आ रही है, सेल्स टीम वहाँ पे जा रही है, तो उससे क्या होगा कि अगर मान के चलो एक फैमिली में 4 पर्सन है, ठीक है, अगर उनमें से 3 पर्सन ने भी सेल्स टीम या मार्केटिंग टीम में से किसी को भी देखा, दोनों में को एक साथ देखा या फिर किस तरीके से देखा, उनके दिमाग में आ जाएगा कि अगर लाइफ टाइम उनको कोई और प्रोडक्ट लेना हुआ सेम कंपनी का या फिर सेम इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट लेना हुआ, तो उनके दिमाग में ये माइंड में रहेगा कि ये ऐसे ऐसे सेल्स टीम उन्होंने नोटिस करी थी। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन विद प्रोडक्ट डेवलपमेंट और R&D। इसका सेल्स का टीम का हमेशा याद रखना कि सेल्स डिपार्टमेंट का इसका पर्पस क्या रहता है, प्रोवाइड कस्टमर फीडबैक फॉर प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स। कि जो R&D होता है, R&D प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है कि प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करता है, उसको डेवलपमेंट करता है वापस से। ठीक है। तो उसके वो किस तरीके से भी करेगा कि जो भी सेल्स डिपार्टमेंट के द्वारा है, फिर किसी भी डिपार्टमेंट जो जो भी सेल्स डिपार्टमेंट है वो वहां से जो सेल्स डाटा लेके आएगा, उससे कस्टमर के फीडबैक लेके आएगा उसके थ्रू। एंश्योर प्रोडक्ट फीचर मीट मार्केट डिमांड, कि वो प्रोडक्ट फीचर को जो है उसको एंश्योर करेगा और उसके मार्केट डिमांड के बारे में बताएगा R&D वाले को, कि जैसे मान के चलते हैं अगर AC है,
ठीक है। एसी मान के चलते हैं कि नॉर्मल एसी आ रहा था विदाउट इन्वर्टर फीचर वाला। अब बट उन्होंने बताया कि लोगों की डिमांड क्या है कि उनको इन्वर्टर एसी चाहिए। इन्वर्टर से कैसे, जो एसी को आराम से सपोर्ट कर सके। इस तरीके से उन्होंने इन्वर्टर वाला प्लस किया तो इन्वर्टर एसी आ गया। असिस्टेंट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि उनको नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में आसानी करता है। जैसे कि पहले आप फ्रंट लोड, पहले जो आ रहा था वो टॉप लोड वो आ रहा था, वॉशिंग मशीन आ रही थी। फिर फ्रंट लोड आने लगी। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है फ्रंट लोड से, कि जो टॉप लोड होता था उससे पहले एक में डालो फिर दूसरे में डालो, इसको इसको वॉश करने के डालो तो इसको सुखाने के डालो, तो लेकिन फ्रंट लोड में क्या होता है दोनों एक में ही काम हो जाता है। इस तरीके से बेनिफिट क्या होता है, बेटर प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है कि मार्केट में वही चीज आती है जो मार्केट के लिए फिक्स होती है, फिट होती है। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन लॉयल्टी, कि कस्टमर की लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है उसमें। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो एडवांटेज होती है वो इनोवेट होती है, वो बढ़ जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम सामने वाले से। अगर आप मान के चलिए कि ए डिपार्टमेंट, ए कंपनी और बी कंपनी, जैसे मान के चलते हैं कोई अशूस का लैपटॉप है और कोई एचपी का लैपटॉप है, ठीक है। अशूस का लैपटॉप वे बेटर होगा, सस्ता होगा बाकी एचपी से, क्योंकि एचपी अपनी ब्रांड का प्राइस देगा, जबकि अशूस होता है वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के पैसे लेता है ओनली। वो नए नए इनोवेशन डालता है उस सेम सेगमेंट में। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन विद कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज। पर्पस क्या होता है कि सेल्स टीम किसके साथ आप इस बार वो कर रही, कोऑर्डिनेट कर रही है कस्टमर सर्विस के अकॉर्डिंग, कस्टमर सपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इससे इसका पर्पस क्या रहता है, एड्रेस कस्टमर कंप्लेंट्स एंड फीडबैक, कि जो कंपनी जो कस्टमर की कंप्लेंट्स है और जो उसका फीडबैक है उसको एड्रेस करते हैं ये लोग। एंश्योर सीमलेस पोस्ट सेल सपोर्ट, कि जो कस्टमर्स की जो सेल, जो उसके कस्टमर्स की जो सेल्स करने के बाद उसमें जो उसको दिक्कत आ रही है उसको सपोर्ट करते हैं। उस सपोर्ट से क्या रहता है कि उनको ये रहता है कि आफ्टर सेल सपोर्ट मिल जाए तो कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। कि जैसे सैमसंग है, सैमसंग का मैंने आज तक मतलब मैंने जो भी फोन यूज करे, सैमसंग एंड मोटरोला, दोनों मुझे बेस्ट फोन लगे क्योंकि इनका आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। कि सैमसंग में तो जाते ही साथ ही आपका एक बार प्रोडक्ट रजिस्टर करा लो, उसके बाद तो जब भी जाओगे आपका इजी वे में वो अपने सर्विस जो है पोस्ट है वो प्रोवाइड कराते हैं। सेम टू सेम मोटरोला में भी है कि मोटरोला में सीआरएम बहुत अच्छा है, कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बना के चलता है वो। इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन थ्रू एनहांस सर्विसेज, कि अगर आपको कस्टमर सर्विस में कोई भी दिक्कत आती है तो उससे क्या होता है, अगर आप पोस्ट से सर्विस दे देते हो तो उससे उनकी जो रिटेंशन पावर है कस्टमर की वो बढ़ जाती है। जैसे एचपी है, एज आई एम यूजिंग एचपी, तो मेरे को कई बार इस लैपटॉप में काफी दिक्कत है जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। बट उन्होंने क्या करा कि मेरे को सर्विस सेंटर में जाने की जगह वो खुद ही मेरे घर पे आकर हमेशा सर्विस प्रोवाइड कर गए, तो जिससे कि मुझे उनकी ये सर्विस अच्छी लगी कि आपको खुद परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको कंप्लेन नोट करानी है, वो घर पे आके आपकी प्रोडक्ट की सर्विस को करके जाएंगे। इससे बेनिफिट क्या रहता है, हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिटेंशन, कि जैसे मैं एक एज अ कस्टमर एचपी से सेटिस्फाई हूँ तो मैं उसके साथ रिटेन कर चलता हूँ। अगली बार भी मैं अगर किसी और बंदे को लेने को प्रेफर करूंगा, फिर मैं खुद भी लूंगा तो मैं एचपी की तरफ पहले ध्यान दूंगा। उसके बाद रहता है फास्टर इशू रिजोल्यूशन एंड बेटर ब्रांड रेपुटेशन, कि अगर अपन है ना अच्छे से इसका फास्टर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है ब्रांड की रेपुटेशन बनती है। कि अगर एचपी में, सैमसंग में, मोटोरोला में, किसी भी कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट की कंप्लीट लॉन्च कराई, अगर उसका उसका जो सॉल्यूशन है वो 1 से 2 दिन में हो जाता है तो बहुत अच्छी सर्विस है। जैसे एयरटेल, कि जैसे मैं एयरटेल का अगर वाईफाई यूज कर रहा हूँ तो एयरटेल के वाईफाई में मेरे को सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, अगर आपका 24 आवर्स में अगर सॉल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराया तो द गारंटेड इट कि जो भी 24 आवर्स पर जितना टाइम एक्स्ट्रा लेगा उसका पूरा का पूरा पैसा वो रिफंड करेंगे। कि लाइक अगर उन्होंने एक दिन भी ज्यादा लगता है तो वो एक दिन अपना एक्स्ट्रा वो सर्विस लेगा, वो जो वाईफाई है। इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग, इसमें क्या होता है कि क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज है वो अपने को मिल जाती है। कि जैसे कि सामने वाला बंदा के किस माइंडसेट से आ रहा है अपन उसका माइंड से जान सकते हैं कि अपन उसको सामने वाले को फिर किस तरीके से ऊपर या नीचे करके प्राइस को अपने मना सकते हैं, कि उसकी बिहेवियर अपन को पता लग जाता है इस तरीके से। फिर है कि जो सेल्स टीम है वो फाइनेंस और अकाउंट के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेगी। स्ट्रीमलाइन प्राइसिंग, डिस्काउंटेड क्रेडिट पॉलिसी, कि अपन वो जो सेल्स टीम वो क्या करेगी कि प्रोडक्ट के बारे में बताएगी, अपनी कॉस्ट के बारे में पता करेगी, उसके बारे में प्रॉफिट करेगी, और उसकी प्राइसिंग में अपन को दिक्कत नहीं है कि एमआरपी जो होती है वो अपन को इजीली पता लग जाएगी। उसके बाद अपन उसके ऊपर कितना डिस्काउंट दे सकते हैं वो पता लग जाएगा, और उसके ऊपर क्रेडिट पॉलिसी अपन कितना देकर के अपना फिर भी प्रॉफिट में रह सकते हैं एक बार में, वो अपना उस चीज के ऊपर भी ज्यादा फायदेमंद करती है। मैनेज इनवॉइसेस कलेक्शन एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, कि अगर सेल्स और अकाउंट डिपार्टमेंट दोनों इंटर डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे सेल्स डिपार्टमेंट जो भी इनवॉइस लेके आया, ठीक है, तो उसको अगर वो सीधा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को दे दे, जिससे इनका बीच का जो ट्रैफिक है वो रुक जाएगा। रुक कैसे जाएगा कि वो स्मूथ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड बजट एडरेंस, कि जो उनसे क्या होती है कि बजट बनाने में और प्रॉफिट को एंश्योर करने में आसानी रहती है, कि उनको पता रहता है कि किस एरिया में कितनी सेल्स हो रही है, किस डिपार्टमेंट कितने सेल्स जनरेट कर सकता है इस तरीके से। इसके बेनिफिट क्या रहते हैं
टाइमली रीपेमेंट एंड इम्प्रूव कैश फ्लो, कि टाइम टू टाइम रीपेमेंट, टाइम कि उससे क्या होता है कि जो जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का अगर कोई भी एक्सपेंस है उसको टाइमली रीपेमेंट कर सकते हैं, उससे कैश फ्लो इजी बना रहता है। बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर सेल्स टारगेट, कि अपने सेल्स को टारगेट को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आराम से कर सकते हैं कि उसको कितना मार्केट कैंपेन्स में लगाना है, कितना सेल्स टीम को देना है, इस तरीके से कितना उनको प्रॉफिट का पार्ट देना है या फिर उनको इंसेंटिव देना है, इस तरीके से। रिड्यूस रेवेन्यू लीकेज थ्रू एफिशिएंट बिलिंग, कि एफिशिएंट बिलिंग की तरह अपन बिलिंग के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जो रेवेन्यू की लीकेज है उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आज कोई है ना, ए पर्सन है सेल्स टीम में, वो सेल्स करके ले गया 1000 की, वहीं बी पर्सन करके आ रहा है 2000 की, बट वो बिलिंग करा रहा है 3000 की। क्यों? फर्जी बिल लगा करके इसका और इसका प्लस करके, और ये भी अपना अलग से प्लस करके करा रहा है। तो अगर वो डायरेक्ट फाइनेंशियल वाले के पास जाएंगे तो उसके पास बिल नंबर होगा, बिल डाटा होगा, जिससे कि वो आसानी से उसको पता कर सकता है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन विद सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, की जो सेल्स टीम है अगर वो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक वाले के साथ कोऑर्डिनेशन करके चलेगी तो उससे क्या होगा, एंश्योर टाइमली प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड डिलीवरी, कि उनको क्या होगा कि सेल्स टीम ने अगर बताया कि हमको हाँ भाई 12 मई तक या फिर नेक्स्ट डे जब भी अपन को वो देनी है, डिलीवरी देनी है, तो उस जो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है इस तरीके से अपनी टीम को मैनेज करेंगे कि वो आसानी से जो ड्यू डेट है उसके वहां तक डिलीवरी कर पाए। ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इससे क्या होता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी रहती है, कि मान के चलो अगर अपने पास 200 प्रोडक्ट है इस टाइम स्टॉक में, ठीक है, और अपन सेल्स जनरेट करिए है 300 प्रोडक्ट की, तो जो 100 प्रोडक्ट है वो फटाफट से उन्हें पता लग जाएगा कि है या नहीं है, उसमें भी हेल्प मिलती है। अवॉइड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, अगर यहीं पे अगर देखा जाए कि उन्हें जनरेट करे 300 लेकिन है 200 और बीच में इनकी तालमेल नहीं बैठा, तो वो सामने वाला जो कस्टमर है वो वेट ही करता रह जाएगा, लेकिन उसकी जितनी डिमांड पूरी हो पाएगी इतने हो सकता है कस्टमर परेशान होकर के कहीं और ही ऑर्डर कर दे, अपना ऑर्डर कैंसिल कर दे। अब इससे बेनिफिट क्या रहता है, इंप्रूव ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि अगर अपन टाइम टू टाइम उसको प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, जैसे अमेजन है, बेस्ट एग्जांपल है अमेजन का। अमेजन क्या करता है कि जैसे अगर उसने है ना 2 डे डिलीवरी दी है, तो ही विल ट्राई कि 1 डे में उसको डिलीवरी मिल जाए, पर 2 डे तो मैक्सिमम लेता ही लेता है। वहीं फ्लिपकार्ट में डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है फ्लिपकार्ट का। इस तरीके से रिड्यूस स्टॉक शॉर्टेज एंड ओवर स्टॉकिंग, कि जो ओवर शॉर्ट जो क्या बोलते हैं, जैसे अपन ने इसमें बताया था कि 300 का डिमांड दे दिया है, 200 है, 200 का डिमांड दे दिया 300 है, इस तरीके से अपन को पता रहता है कि किस कहाँ पे कितना स्टॉक नहीं है। एफिशिएंट लॉजिस्टिक एंड रिड्यूस डिलीवरी कॉस्ट एंड डिलेज, कि जो सेल्स टीम होती है जब वो अपना डाटा देती है कि हाँ भाई ए बी सी इस तरह 3 साइट है और यहाँ पे वो पॉइंट है, इस पॉइंट से किस तरीके से डिलीवरी की जाए कि उनको जो डिलीवरी कॉस्ट है वो सबसे कम लगे, कम से कम लगे, और उनको ज्यादा जल्दी जल्दी डिलीवरी हो पाए। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन विद आईटी एंड टेक्नोलॉजी, की जो सेल्स टीम है वो किस तरीके से आईटी टेक्नोलॉजी के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकती है। इम्प्लीमेंट मेंटेन सीआरएम एंड सेल्स ऑटोमेशन टूल, कि जो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट है उसका थ्रू और सेल्स ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकती है। इन्हें डाटा एनालिटिक्स एंड सेल फोरकास्टिंग, कि एआई के थ्रू आईटी टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट की सेल फोरकास्ट करके, जैसे मन के चलते हैं कि है ना लास्ट ईयर उसकी 10% 10,000 की सेल हुई थी, नेक्स्ट ईयर उसकी 15,000 की सेल हुई थी, उससे पहले उसकी 5,000 की सेल हुई थी, तो इससे पता लगेगा कि वो डेली डेली हर बार वो 5K की सेल्स इंक्रीज कर रहा है, तो उसके थ्रू अपन पता कर सकते हैं कि किस रीजन से कितनी परसेंटेज में और किस डाटा के थ्रू अपन उसकी सेल्स को ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन, कि अगर आईटी के डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर चलेंगे तो अपन उसको बता सकते हैं कि सामने वाले को अपन अपना डाटा सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली डाटा प्रोटेक्ट रहेगा और साइबर सिक्योरिटी भी इंप्रूव होती रहेगी। इससे बेनिफिट क्या रहता है, इंक्रीज सेल्स एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन, की ऑटोमेशन के थ्रू अपनी सेल्स एफिशिएंसी बनी रहेगी, कि मान के चलिए अगर सेल्स डिपार्टमेंट ने कोई भी है ना लीड जनरेट करी, वो लीड ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन वाले के पास चल जाएगी, प्रोडक्शन वाला उसको स्टॉक में भेज देगा, स्टॉक से वो बिलिंग सेगमेंट चल जाएगी, बिलिंग सेंटर से वो जो है वो सेल्स टीम के पास चल जाएगी, जिससे वो सेल्स जो लॉजिस्टिक वाले के पास चलेगा, लॉजिस्टिक सीधा है जो उसको डिलीवर कर देगा। इस तरीके से ऑटोमेटेड काम होते हैं फिर इसमें। सेल्फ डिसीजन मेकिंग विद एक्यूरेट डाटा इनसाइट, कि जब ऑटोमेशन पे रहता है सारे का सारा काम, तो आईटी टेक्नोलॉजी के थ्रू रहता है, तो उसको डिसीजन मेकिंग में आसानी रहती है, क्योंकि सारा जो इंसाइट होता है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है। सिक्योर एंड सीमलेस डिजिटल सेल्स ट्रांजैक्शन, की सिक्योर रहता है और सीमलेसली अपन है ना डिजिटल ट्रांजैक्शन को चेक भी कर सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं आती कि जब ऑनलाइन डाटा का अगर बन रहा है तो उसके थ्रू अपन क्या रहता है सारी सारी चीज वन टू टाइम, कि कहते हैं ना कि जियो जियो मैपिंग के थ्रू अपन हर चीज जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन विद ह्यूमन रिसोर्स एचआर, कि इसका पर्पस क्या रहता है, कि रिक्रूट एंड ट्रेन सेल्स प्रोफेशनल, कि मान के चलिए अगर अपन सेल्स डिपार्टमेंट पर्सन के नीड है, तो सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है वो अपनी वो बता सकता है, डिपार्टमेंट बता सकता है कि किस लेवल पे उसको किस तरीके से सेल्स प्रोफेशनल्स की नीड है। डेवलप इंसेंटिव एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूशन प्रोग्राम,
कि उस पे क्या कर सकते हो, इंसेंटिव और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे कि सेल्स को आसान से और जल्दी जल्दी इम्प्रूव कर सके, इवेल्युएट कर सके। प्रमोट टीम मोटिवेशन एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ठीक है, कि टीम को मोटिवेट करने को प्रमोट कर सकते हैं और है ना एम्प्लॉय की एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। बेनिफिट क्या रहते हैं इसके? हायर प्रोडक्टिविटी एंड स्किल सेल्स फोर्स, ये जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हायर होती है और सेल्स फोर्स है वो स्किल आती है। रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर विद प्रॉपर मोटिवेशन, कि जो एम्प्लॉय टर्नओवर होता है वो रिड्यूस होता है और उनके पीछे प्रॉपर मोटिवेशन होती है। कैसे रिड्यूस होता है? कि है ना, जो सेल्स पर्सनल होते हैं, वो सेल्स पर्सन क्या करते हैं, अगर उनको इंसेंटिव मिल रहा है अच्छे से अच्छा, उनको पैसा मिल रहा है, तो आसानी से उसमें रुकने की ट्राई करेंगे। अगर उनको ज्यादा बर्डन दे देता है, अगर जैसे इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाए, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है कि लोग वो जो होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या रहता है कि जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो है ना जो सेल्स को जनरेट करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, मैनेजर एजेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो है ना आसानी से उस चीज को मीट नहीं कर पाते, कि डेली डेली मीटिंग्स वगैरह में उनको टॉर्चर करते हैं कई बार, तो कि इस तरीके से काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो उससे क्या रहता है कि जो एजेंट होता है या फिर जो एम्प्लॉय होता है, उसको दिक्कत आती है वहाँ पे काम करने में, तो एट द एंड क्या रहता है कि वहाँ पे छोड़ देता है। तो अगर अपन नोटिस करेंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो अपनी रहती है वैकेंसीज निकलती है और लोग उसको ज्वाइन भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर को ज्वाइन करने में अपन को सेल्स जनरेट करना रहता है और सामने वाले से पैसे निकालने में ज्यादा दिक्कत आती है। बेटर अलाइनमेंट और इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, कि इसमें क्या रहता है कि अगर एचआर डिपार्टमेंट के साथ अपन कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो उसमें इंडिविजुअल गोल्स के लिए अपन को अलाइनमेंट मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को भी तैयार किया जाता है। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट के साथ अपन एक दूसरे को रिलेशन करके चल सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक पर्सन है, ए पर्सन है, अगर इसका ऑब्जेक्टिव है कि हाँ भाई मुझे 10 के पर मंथ इंसेंटिव कमाना है, तो उसको अपन ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ रख सकते हैं कि अगर 10 बंदे हैं तो हमें 1 लाख की सेल्स करनी है, ठीक है, या फिर हमें 10 लाख की सेल करनी है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन गोल और इंडिविजुअल गोल दोनों को मिला करके साथ करके चल सकते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है कि द सेल्स डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट एंश्योर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रेवेन्यू ग्रोथ। जो सेल्स डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है वो अदर डिपार्टमेंट अगर मिलकर चलता है तो उससे स्मूथ का बिजनेस बिजनेस ऑपरेशन तो वो स्मूथ रहता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहता है और अपनी जो सेल्स होती है वो ग्रोथ होती है। Strong inter-department collaboration boost efficiency, reduce bottleneck and enhance overall organizational performance। कि जो इंटर डिपार्टमेंटल अगर कोलैबोरेशन अच्छा होता है तो अपनी एफिशिएंसी जो होती है वो बूस्ट हो जाती है, जो बोटलनेक्स है वो कम हो जाते हैं, कि जो अपने कहते हैं ना जो कमियां हैं वो कम हो जाती है और अपनी ओवरऑल जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो हाई हो जाती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।